स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और मैं हूं वरुण जौहरी। कहा जाता है कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक का बदला कभी भारत ने लिया ही नहीं, लेकिन भारत ने उसी के बाद एक ऐसी यूनिट, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट बनाई थी जिसने पाकिस्तान और ISI को हिलाकर रख दिया था। डिफेंस एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि अगर ये यूनिट होती तो भारत में कभी पुलवामा अटैक होता ही नहीं, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट कब के मार दिए गए होते। ये यूनिट थी TSD, टेक्निकल सर्विस डिवीजन। सुनने में लगता है कि ये नाम किसी सामान्य से सरकारी विभाग का नाम है जो टेक्निकल का रिलेटेड कुछ काम करता होगा, लेकिन इस यूनिट ने महज 2 सालों के अंदर 2010 से 2012 में जो आतंकी हमले भारत पे होते थे उन्हें 75% कम कर दिया था। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि इस यूनिट को भारत में चलती पॉलिटिक्स, राजनीति के चलते बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं 26 नवंबर 2008 मुंबई में टेरर अटैक होता है। आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान से 10 आतंकी आए और रेलवे स्टेशंस को, कैफेज को, होटल्स को टारगेट किया गया। करीब 170 लोग इस हमले में मारे गए, 6 अमेरिकन भी मरे, 6 विदेशी मरे। 3 दिन तक ये अटैक चला और इस पूरे अटैक को पाकिस्तान में बैठकर लश्कर ए तैयबा का जो कंट्रोलर था, जो इसका पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जिसने किया था, साजिद मीर, वो इसको कंट्रोल कर रहा था और फोन पे कंट्रोलिंग हो रही थी। वो बता रहा था कि कहाँ पे मारना है, किसको मारना है, कहाँ आग लगानी है। तो इस तरह से पूरा ये अटैक 3 दिन तक चला। उस समय भारत के NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे MK नारायणन। तो अटैक के बाद भारत ने सोचा कि किस तरह से पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा, किस तरह से रिटेलिएट किया जाएगा। तो MK नारायणन के पास 3 ऑप्शंस थे। या तो हम लश्कर ए तैयबा का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के मुरीदके में, वहां पे अटैक करते, या फिर हम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे लश्कर ए तैयबा के जो कैंप्स हैं उनको अटैक किया जाता। और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास कि इस पूरे अटैक का जो ये हुआ है, इसका जो स्पॉन्सर था ISI, वहां पे अटैक किया जाए, उनके वहां एक कोवर्ट ऑपरेशन कराया जाए। तो लेकिन उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटीज का जिस तरह का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्डअप हो रहा था, तो भारत ने इस तरह का कुछ करना उचित नहीं समझा। लेकिन उस समय एक नीड समझ आ गई थी कि इस तरह की एक यूनिट, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायण से बातचीत की और ये पता किया कि क्या इस तरह की कोई मिलिट्री की यूनिट हमारे पास में है कि नहीं। तो हमारे पास में इंटेलिजेंस यूनिट कई सारी थी, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट हमारे पास उस समय इस तरह की नहीं थी जो जाके टेरर ग्रुप्स को इस तरह के पाकिस्तान में उन पे अटैक कर पाए, उन पे कोवर्ट ऑपरेशंस कर पाए। तो उस समय कहा गया कि इस तरह की एक यूनिट को रेस किया जाए। MK नारायणन ने उस समय के जो मिलिट्री चीफ थे और इंटेलिजेंस के चीफ थे भारत के, उनके साथ में एक मीटिंग की। वहां पे पता किया कि क्या हमारे पास इस तरह की कोई यूनिट इस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस की है। तो वहां जवाब आता है कि नहीं, इस तरह की कोई यूनिट हमारे पास इस समय तो नहीं है, हम इस तरह से अटैक अभी कैपेबल नहीं है कि वहां पे कर पाए। तो वहां पे जो आर्मी चीफ थे भारत के उस समय, जनरल दीपक कपूर, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप एक इस तरह की यूनिट को रेस करिए। और दीपक कपूर ने उस समय जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल RK लूम्बा, उन्हें ये टास्क दिया कि आप इस यूनिट को अब आगे बनाइए, इस पे स्ट्रैटेजी बनाइए, किस तरह से इसको आगे काम करेंगे इस पे। तो करीब 1 साल तक इसमें कुछ नहीं हुआ। फरवरी 2010 आता है। फरवरी 2010 तक लूम्बा ने पूरा अपना होमवर्क किया, स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह से इसमें किन किन को लेना है, किस तरह से क्या चीज आगे होगी इस यूनिट की। तो ये वो समय आ चुका था 2010 का, जब भारत के जो आर्मी चीफ थे वो बदलने थे, वो चेंज होने थे। अगले आर्मी चीफ आने वाले थे जनरल VK सिंह। तो मार्च 2010 की बात है। जनरल VK सिंह कैलकाटा में थे। RK लूम्बा उनके पास जाते हैं कैलकाटा और वहां पे जाके उन्हें ये प्रपोजल देते हैं इस यूनिट का कि आप जब आर्मी चीफ बनेंगे तो इस तरह की एक यूनिट हम रेस करना चाहते हैं। तो 31 मार्च 2010 को जनरल VK सिंह अपना पद संभालते हैं आर्मी चीफ का और RK लूम्बा को हरी झंडी दे देते हैं TSD को बनाने के लिए। अब RK लूम्बा के पास में ये टास्क था सामने कि इसमें मेन फ्रंटमैन किसको बनाया जाए, इस पूरी यूनिट का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा। तो वो अपने एक बेस्ट ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं इसके लिए, कर्नल मुनीश्वर नाथ हनी बख्शी। हनी बख्शी को चार्ज दिया जाता है इस यूनिट को ट्रेन करने का, इसको पूरा आगे बढ़ाने का। हनी बख्शी उन चुनिंदा ऑफिसर्स में से थे जिन्हें इंडियन मिलिट्री अकेडमी से डायरेक्ट कमीशन किया गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर। कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में कर चुके थे। और ये वही ऑफिसर थे जो जनरल VK सिंह के साथ भी, जो उस समय के आर्मी चीफ थे,
उनके साथ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कोलकाता में भी काम कर चुके थे। तो मई 2010 डीजीएमआई एक यूनिट, ये सीक्रेट यूनिट सेटअप करता है, टीएसडी उसको नाम दिया गया, और टेक्निकल सर्विस डिवीजन इसका पूरा फुल फॉर्म था। नाम सुनने में ऐसा लगता था, आर्मी के अंदर भी कोई इसको सुने तो उनको लगे कि ये एक नॉर्मल टेक्निकल से रिलेटेड काम करने वाला डिवीजन है, एक यूनिट है, डिपार्टमेंट है। लेकिन ये वो डिपार्टमेंट था, ये वो यूनिट थी जो टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस भारत के लिए करती थी। तो कर्नल हनी बख्शी को इसका इंचार्ज चुना जाता है, इस पूरी यूनिट का। वो इसको हेड कर रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। अब उनके सामने ये टास्क आता है कि अब इसमें और ऑफिसर जो रिक्रूट करने हैं वो कैसे ऑफिसर्स होने चाहिए। तो उनका हमेशा से एक विजन था हनी बख्शी का कि वो ऑफिसर ऐसे हों टीएसडी के अंदर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि ये वो यूनिट थी जो सीधे ग्राउंड पे उतर के ऑपरेशंस करने वाली थी। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जानी थी, तो वो फ्रेशर्स को लेने से हनी बख्शी को थोड़ा सा वो उससे कतराते थे। तो उनका कहना था कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हों और ऐसे ऑफिसर हों जिनकी कहानियां आर्मी में सुनी हो लोगों ने, कई सारे उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हों। तो इसी कड़ी में हनी बख्शी अपना पहला ऑफिसर चुनते हैं। इंडियन आर्मी के कॉर ऑफ इंजीनियर्स से एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को वो सिलेक्ट करते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल विनय, जिन्हें बर्डी के नाम से भी जाना जाता था। बर्डी रॉ में भी काम कर चुके थे, गैलेंट्री अवार्ड भी उन्हें मिल चुका था, और हनी बख्शी के साथ भी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में उनके अपॉइंटमेंट रह चुके थे, वहां पे भी उनके साथ काम कर चुके थे। इसी के बाद दूसरा ऑफिसर बख्शी चुनते हैं अपना, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धटवाल को। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस स्काई डाइवर, 3000 जंप्स का रिकॉर्ड, कारगिल वॉर में भी एक यूनिट को हेड कर चुके थे, और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के स्पेशल एक्शन ग्रुप को वहां पे भी वो हेड कर चुके थे। बहुत अच्छा उनका कमांड था, तमाम सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हुए थे लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धटवाल ने। तीसरा आप सिलेक्ट करते हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल अल्फ्रेड को, एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेगोशिएटर, मतलब 28 राइफल असम में काम करते हुए उन्होंने, जो असम का एक बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रेडेड यूनियन लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वहां पे इस तरह के अपने एसेट्स और इन्फॉर्मर्स बना लिए थे कि वो वहां पे तमाम सारे उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन इसके तहत किए, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मर्स और एसेट्स बनाने में, नेगोशिएट कराने में बीच में माहिर आदमी। कर्नल हनी बख्शी के साथ नॉर्थ ईस्ट में ये भी काम कर चुके थे। तो चौथा जो इनका पिक था हनी बख्शी का इनके बाद इसी कड़ी में, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल जीर। इनको बताते हैं कि ये अपने वाइड नेटवर्क के लिए जाने जाते थे। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में टेरर ग्रुप्स के अंदर, तमाम सारे इन्फॉर्मर्स और एसेट्स इन्होंने बिल्डअप कर रखे थे। और असम के अंदर जो डीएचडी, जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म की, डीएचडी के कई सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और आखिरी एक ऑफिसर जिन्हें कर्नल हनी बख्शी सिलेक्ट करते हैं वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग, जिन्हें नोटी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसे शख्स थे जो काफ़ी ओवरवेट, काफ़ी मोटे, डायबिटिक, एक ट्रेनिंग के दौरान एक इंजरी होने हुई, उसके बाद उन्हें वर्कआउट करने से मना कर दिया गया, और उसी के बाद में उनका वेट बढ़ता गया। लेकिन इससे उनकी स्टेमिना, उनकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एकदम हाई हिली टेरेन में भी वो मीलों, मतलब तमाम किलोमीटर सिर्फ एक स्टिक के साथ में चल पाते थे। तो ये बहुत ही, और अपने नेटवर्क के लिए जाने जाते थे, बहुत ही शानदार, बहुत ही सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड एक ऑफिसर। बख्शी के ये क्लासमेट रह चुके थे, ये बैचमेट रह चुके थे बख्शी के। तो इन सब ऑफिसर्स को लेने के बाद कर्नल बख्शी अपनी पूरी यूनिट ये तैयार करते हैं, और इन ऑफिसर्स को अब ये बताते हैं कि अब आप लोग अपने जो सोल्जर्स हैं वो आप खुद से चुनिए। अब आपके पास में है ये ड्यूटी कि आप अपने सोल्जर्स और अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को चुनिए। तो 6 ऑफिसर, 5 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 से 32 सोल्जर्स के साथ में दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया की एक डबल स्टोरी बिल्डिंग से टीएसडी को शुरू किया जाता है। ये एक ऐसी यूनिट रखनी थी जिसके बारे में कभी किसी के सामने आना नहीं था, कभी किसी को पता चलना नहीं था। आर्मी के टॉप लेवल में भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को इसके बारे में पता था। एक जनरल वीके सिंह जो उस समय के आर्मी चीफ हुआ करते थे भारत के, दूसरे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आर के लूम्बा जो कि डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2009 से 2010 तक, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीएस ठाकुर जो कि डायरेक्टर जनरल बने मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2010 से 2012 के लिए, और कर्नल हनी बख्शी जो कमांडिंग ऑफिसर थे टीएसडी के। टीएसडी का कोई ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन या मैंडेट तो था नहीं। आमतौर पर आर्मी की कई जो यूनिट्स बनती हैं, जो बटालियन होती है, इनके मैंडेट्स होते हैं, इनके प्रॉपर लिमिटेशंस होते हैं, कहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन टीएसडी के साथ ऐसा कोई मैंडेट था नहीं। उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए के एंटनी,
उनके एक ऑपरेशनल डायरेक्टिव के थ्रू राइटिंग में इसको अप्रूव किया गया था। तो मई 2010 में टीएसडी बनती है और अगले ही महीने जून 2010 में कश्मीर में हालात बिगड़ जाते हैं। स्टोन पेल्टर्स की जो समस्या थी उसको संभालने की कोशिश की जा रही थी, तमाम फौज वहां पे पहुंची, लेकिन हालात काबू में आ नहीं पा रहे थे। फिर टीएसडी को वहां भेजा गया। टीएसडी ने तमाम सारे ऑपरेशंस किए, इन्फॉर्मर्स बनाए, तमाम सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस इन्होंने किए वहां पे और सिचुएशन को कंट्रोल में अपने लाई। टीएसडी जानी ही इसीलिए जाती थी कि कितने डीप एसेट वो क्रिएट कर पाती है, क्योंकि कितना अंदर घुस के इन एरियाज में, जम्मू कश्मीर और आपके नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ लोगों के साथ में घुल मिल के तमाम अपने अपने एसेट्स बना के वो सर्विलांस करके, इस चीज़ के लिए उसका स्पेशलाइजेशन था। तो इसी बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर था वहाँ पे भी टीएसडी ने लार्ज नंबर ऑफ जो एसेट्स थे, इन्फॉर्मर्स थे, वो बना लिए थे और ये आगे जाके भारत के लिए भी काफ़ी काम में आए। इसके जो ऑपरेशंस होते थे टीएसडी के, वो सारे कोवर्ट ऑपरेशंस होते थे। कोवर्ट ऑपरेशन आप कभी क्लेम नहीं कर पाते। इसमें होता ये है कि आप जाते हैं, वो टास्क पूरा करके आते हैं, उसके बाद आप उसको क्लेम नहीं करते। वो फिर बाद में जो खबरों में जब आएगा तब पता चलता है कि ये इस तरह की चीज़ हो गई है। वहीं अंडरकवर ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें आप लोग क्लेम कर लेते हैं। आप वहाँ पे गए, टास्क पूरा किया और वापस आके वहाँ से क्लेम किया कि ये हमने किया है। तो टीएसडी के लेकिन जो ऑपरेशंस होते थे वो कोवर्ट ऑपरेशन होते थे। तो ऐसा बताते हैं कि करीब 2 साल के अंदर, जब तक टीएसडी रही, टीएसडी ने 8 से 9 कोवर्ट ऑपरेशंस नेबरिंग कंट्रीज में किए। आईएसआई का जो ऑफिस है फैसलाबाद में पाकिस्तान के, उस ऑफिस के अंदर एक ऑपरेशन किया। इसके बाद जो नेबरिंग कंट्री है एक हमारी भारत की, वहां पे 8 लो इंटेंसिटी के बॉम्ब ब्लास्ट कराए। जो नेटवर्क हुआ करता था म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट से, जो वहाँ के इंसर्जेंट्स हैं, विद्रोही हैं, वो वहाँ से जो हथियार भेजते थे नक्सलियों को, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, वो जो पूरा नेटवर्क था उसको टीएसडी ने खत्म कर दिया था, पूरी तरह से उसको ब्रेक कर दिया था। कुछ भी, एक भी हथियार वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था किसी भी नक्सली के पास में। ये भी बताते हैं कि एक ऐसा भी ऑपरेशन था टीएसडी का जिसमें एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप के 2 बड़े लीडर्स को दूसरी कंट्री से, दूसरे देश से पकड़कर टीएसडी भारत लाई थी। उनसे इंटेरोगेशन आगे किया गया था। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन टीएसडी का जो हो सकता था वो ये था कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेड है सैयद सलाउद्दीन, उसको ट्रेस कर लिया था, उसकी पूरी रैकी कर ली थी, उसको पकड़ने वाली थी टीएसडी। तो सारी जो रिपोर्ट्स थी इस यूनिट के ऑपरेशंस की, वो सारी सक्सेसफुल रिपोर्ट्स और पॉजिटिव। करीब 2 साल के अंदर ही टीएसडी ने पाकिस्तान, आईएसआई और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हिलाकर रख दिया था पूरी तरह। वो इससे डर चुके थे। और ये आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2012 के बीच जो फैटेलिटीज और कैजुअलिटीज होती थी, असम, मणिपुर, अरुणाचल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में हमारे जो जवान शहीद होते हैं और जो सिविलियंस की डेथ होती है, उसका जो नंबर्स थे, जो उसके आंकड़े थे, वो करीबन इन 2 सालों में 75% उनमें कमी आई है। मतलब जो 2008 और 2009 तक 2500 लोग मारे जाते थे पर ईयर, वो 700 से 800 तक आ गया था वो आंकड़ा इन 2 सालों के बीच में। तो टीएसडी इस तरह से काम कर ही रही थी। लेकिन अब होता क्या है कि दिसंबर 2011 में उस समय के जो आर्मी चीफ थे भारत के, जनरल वीके सिंह, वो एपेक्स कोर्ट में जाते हैं। एपेक्स कोर्ट में उनका एक केस था, जो उनका एक इश्यू, बहुत समय से सरकार के खिलाफ एक केस चल रहा था। वो ये था कि उनका कहना था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो 10 मई 1951 है और सरकार के और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है, जिसके चलते उनका अगले ही साल रिटायरमेंट भी होना था मार्च में, वो है 10 मई 1950। तो उनका कहना था कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें उनकी एज 1 साल ज़्यादा बताई जा रही है, 1 साल का उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो एपेक्स कोर्ट में जब कुछ हुआ नहीं, तो 16 जनवरी 2012 को जनरल वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये पहली बार था जब कोई इंडियन सर्विंग चीफ सरकार को लेके, सरकार के खिलाफ एक लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट गया था। तो ये पहले शख्स बनते हैं इस तरह के। लेकिन वहाँ पे जब ये मामला जाता है तो ये तूल पकड़ता है, मीडिया में भी आता है, बताया जाता है। अच्छा ये था कि अगर ये यहाँ पे केस जीत जाते तो उनकी जो सर्विस है वो 1 साल बढ़ भी जाती। लेकिन लोगों ने इसको इस तरह से देखा, और जो आने वाले चीफ थे, जो अगले चीफ बनने वाले थे इंडियन आर्मी के, जनरल बिक्रम सिंह, तो ये बताया गया कि इस तरह का लगा वहाँ पे कि ये उनका जो नियुक्ति है, जो उनका अगले चीफ जो बनने वाले हैं,
उनकी नियुक्ति को टालने का एक तरह से प्रयास है। मीडिया में भी इसको इस तरह से दिखाया गया कई बार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल वीके सिंह का जो केस था, इसमें ये केस अपना हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लीगल बैटल हारते हैं और इनको जनरल वीके सिंह को 30 मार्च 2012 को रिटायर होना पड़ता है। 30 मार्च 2012 को रिटायर हुए। नए आर्मी चीफ भारत के बने जनरल बिक्रम सिंह। जनरल बिक्रम सिंह के आर्मी चीफ बनने के साथ ही टीएसडी के ऊपर एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है। बताया जाता है कई सारी इरेगुलरिटीज हैं फंड्स की, पैसों को लेकर, और कई सारे आरोप भी लगे। और ये सिर्फ 4 महीने बाद की बात है। मार्च 2012 में जनरल वीके सिंह रिटायर हुए और अगस्त 2012 में टीएसडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा के उसे डिसबैंड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इंक्वायरी भी बिठा दी जाती है। इसी के अगले महीने 13 सितंबर 2012 को उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशंस के, विनोद भाटिया, वो टीएसडी के ऊपर एक इंक्वायरी बिठा देते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री में अपनी 5 महीने के बाद मार्च 2013 में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इस रिपोर्ट में तमाम सारे आरोप टीएसडी के ऊपर लगे हुए थे। ये रिपोर्ट पीएमओ को भी दी गई थी, डिफेंस मिनिस्टर को भी दी गई थी। इसमें आरोप थे कि जो सीक्रेट सर्विस फंड्स हैं एसबीआई के, एसबीआई अकाउंट के, टीएसडी ऑफिशियल्स ने उसमें से कई सारा पैसा निकाला है, ये बताते हुए कि ऑपरेशंस के लिए लिया जा रहा है। करीब 20 करोड़ रुपए एक साल के अंदर टीएसडी ने ऐसे खर्च किए हुए थे जिनका हिसाब नहीं था। इस तरह के चार्जेस, इस पे आरोप लगाए जाते हैं। बड़े आरोप कुछ लगाए जाते हैं कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के लिए वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर को टीएसडी के ऑफिशियल्स ने, जो वहां पे तैनात थे, उन लोगों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए दिए हैं जम्मू कश्मीर सरकार को गिराने के लिए। यह भी आरोप लगता है कि 2012 में टीएसडी जम्मू कश्मीर में कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के और भारत में कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के घरों के बाहर हैवी मॉडर्न व्हीकल्स को खड़ा करके वहां पे उनकी फोन टैपिंग करती थी, उनकी बातें सुनती थी। एक और बहुत बड़ा आरोप लगता है टीएसडी के ऊपर इस रिपोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में टीएसडी ने एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया, हकीकत सिंह नाम के आदमी को इसका काम दिया गया और उसे 2 करोड़ 38 लाख रुपए दिए गए हैं। किस लिए? कि वो एक दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर, जिसका नाम है यश कश्मीर, उसके साथ में मिलकर एक पीआईएल फाइल की जाए। अगले जो जनरल बनने वाले हैं, जो आर्मी चीफ बनने वाले हैं बिक्रम सिंह, उनके नाम पे मार्च 2011 में एक पीआईएल फाइल की गई, एक फेक एनकाउंटर के केस में, जो उन्होंने 2001 में एक एनकाउंटर किया था उसको फेक बताते हुए। तो ये देखा गया इस तरह से कि इसको बताया गया कि ये उनका जो नियुक्ति है उसको टालने का प्रयास है। तो इस तरह के तमाम सारे आरोप टीएसडी पे लगे। एक बहुत बड़ा आरोप इसमें टीएसडी के ऊपर जो लगा वो ये था कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी का दिल्ली के अंदर नॉर्थ ब्लॉक में टीएसडी फोन टैप कर रही थी, और ये फोन टैपिंग हो रही थी एक ऑफ एयर इंटरसेप्शन डिवाइस से, जिसको टीएसडी ने लगाया हुआ था नॉर्थ ब्लॉक में। और ये डिवाइस वो जिसको 8 करोड़ रुपए में सिंगापुर से खरीदा गया था। तो इस तरह के चार्जेस लगाए गए, कई सारे टीएसडी पे आरोप लगाए गए इस तरह के। लेकिन होता यह है कि जब ये सारे चार्जेस मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सरकार के पास गए, तो सरकार उस समय थोड़ा हिल चुकी थी इन चार्जेस को भी देखते हुए, इन आरोपों को देखते हुए कि ये किस तरह के एलिगेशंस हैं। सरकार को भी ये था कि क्या इस तरह का कुछ हो सकता है कि हमारी बातें सुनी जा रही हो, क्योंकि तमाम सारी सीक्रेट ऐसी चीजें होती हैं। यूपीए की सरकार थी उस समय। तो सरकार की तरफ से डीजीएमआई को, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को, यह आदेश दिया जाता है कि टीएसडी के जो पूरे एक्सपेंडिचर है, जो पूरा उसका खर्चा है, उसका पूरे क्वार्टरली स्टेटमेंट्स निकाल के दी जाए, सरकार को सबमिट की जाए। और चार्जेस और जो एलिगेशंस लगे थे उन पे उस तरह की पूरी इंक्वायरी जो की गई, तो कुछ सामने निकल के नहीं आया। लेकिन सरकार ने उस समय ये भी बता दिया, ये बोल दिया कि अब आगे से इस तरह की कोई भी यूनिट टीएसडी जैसी बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑथराइजेशन के, प्रॉपर ऑथराइजेशन के नहीं बनाई जाएगी। टीएसडी के ऑफिसर्स के ऊपर जो आरोप लगे थे, चार्जेस लगे थे, उसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन वो सही साबित नहीं हो पाए, तो उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग्स पर भेजा गया। कर्नल हनी बख्शी को क्वार्टर मास्टर बनाकर लद्दाख भेजा गया। तमाम जो ऑफिसर्स थे, जो अवॉर्डेड ऑफिसर्स थे, उन्हें ऐसी पनिशमेंट पोस्टिंग्स पर भेजा गया कि किसी को ब्लैंकेट गिनने के लिए लगा दिया गया, किसी को फूड आर्टिकल्स, किसी को जो सरकारी ये जो आर्मी के ऑफिसर्स के घर बनते हैं वहां पे उसकी देखरेख में लगा दिया गया। टोटली इन लोगों का करियर जो था वो एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो ऑफिसर्स थे वो कई समय तक मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार रहे। ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ।
हुआ ये कि कुछ सालों बाद ही जनरल वीके सिंह जो थे, क्योंकि रिटायर होने के बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए थे, राजनीति में आ चुके थे, तो कुछ सालों बाद ही ये जो रिपोर्ट थी जो सबमिट हुई थी मिनिस्ट्री में, पीएमओ में, यहां से ये सारे आरोप निकलकर मीडिया के सामने आ जाते हैं। ये वहां से लीक होते हैं, ये मीडिया में आते हैं, और उस समय इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको पूरा छापा। ये सारे आरोप वहां पे फिर से लगाए गए टीएसडी के ऊपर, जनरल वीके सिंह के टेन्योर के ऊपर। तो ऐसा बताया जाता है कि ये फिर से जनरल वीके सिंह को टारगेट करने के लिए किया गया था। बेसिकली यहाँ पे हुआ यही कि दो आर्मी चीफ्स की लड़ाई में एक दूसरे का जो इमेज थी उसको डिफेम करने के चक्कर में टीएसडी जैसी एक शानदार तेज तर्रार यूनिट, मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट खत्म कर दी जाती है। तो ये थी टीएसडी की पूरी कहानी और ये था आज का पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगले किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और हम आपके लिए वीडियोस लाते ही रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।